तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग एक सैंपल पेपर देखने वाले हैं। आपका कह सकते हैं बच्चों, या फिर इसको एक प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट आप इसको एक पेपर समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको पता ही होगा कि 24 मई, जी हाँ बच्चों, 24 मई 2022 इस डेट को आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसी से संबंधित, जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियसली, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने देखा होगा कि पहले हमने हिंदी की सीरीज चलाई थी सैंपल पेपर्स की, फिर आपका इंग्लिश का लाए, फिर हम लोग सोशियोलॉजी का लाए, फिर आपका जियोग्राफी का जो अभी रिसेंटली आपका पेपर हुआ है उसके लिए भी सीरीज लाए। ठीक है, तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम लोग सीरीज लेकर के आ गए हैं। और आपको बता दूं बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस करवाऊंगा। जब मैंने अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था तो 100 में से 95 मार्क्स आए थे मेरे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, और बच्चों की डिमांड एक थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक डिमांड था कि सर आप हिंदी मीडियम में तो करवाते हो पेपर को लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं करवाते हो। तो ये जो मैं आपको पेपर करवाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाऊंगा। बेसिकली हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझा दूंगा, और जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से आपको आंसर वहां लिखना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो गई है। आज आपको ये पहला पेपर है हमारा, ये मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर। इसके बाद जो है सो कि एक और आज पेपर आएगा, दूसरा पेपर, और उसके बाद कल से रोजाना हम आपको दिन में 3 पेपर यानी 3 सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जो भी कह सकते हैं वो दिया करेंगे। दिन में आप कह सकते हैं 3। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। हम लोग टोटल आपको 17 पेपर जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में इसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। और जो ये पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर होगा आपका 40 नंबर का पेपर होगा, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। ऊपर चले तो आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कुछ इसी टाइप से आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर सेट लिखा हुआ रहेगा। ये जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये सेट 1 है। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का कोड होता है, कोड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा और कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। नीचे चले तो देखिए, ध्यान से समझिए बच्चों, पहला पेपर है। इस पेपर के अंदर जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ इसमें मुद्रित पृष्ठ बोले तो जो आपका प्रिंटेड पेजेस है, जो छपे हुए पेज है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये 12 पेज है टोटल, आपका 12 पेज आपके छपे हुए हैं। साथ ही साथ एक मानचित्र, एक मैप भी आपको देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। उसके बाद आगे चले तो और एक बात बता रखा है, काफी सारी बातें बता रखी है इसके अंदर बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कृपया जांच कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न है आपका। प्लीज चेक कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी 13 क्वेश्चन है। तो आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा इसके अंदर आपसे सिर्फ 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंक्लूडिंग उसके अंदर अथवा वाले क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि चॉइस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय जो है सो दिया जाता है। ये जो पेपर आपका शुरू होता है ये होता है आपका 10:30 बजे से, लेकिन उससे पहले 10:15 पे आपको पेपर दे दिया जाता है। और 10:15 से 10:30 का ये जो आपका 15 मिनट का टाइम होता है ये अलाउ किया जाता है आपको। इस दौरान आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सामान्य निर्देश की ओर। सामान्य निर्देश आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको सामान्य निर्देश बहुत अच्छे से समझना चाहिए ताकि आपको आपके पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका आने कैसा वाला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए लेकिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न पत्र में ए बी सी और मतलब टोटल जो है सो कि कुल 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। 3 भाग मतलब 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे बच्चों आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि जो आपका भाग ए है यानी कि सेक्शन ए जो होगा ना, उसमें 8 प्रश्न है, यानी कि 8 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ बता रखा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है, हर एक क्वेश्चन जो 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ना,
तो उन 8 प्रश्न में से अगर एक एक प्रश्न को देखा जाए तो 2-2 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो 2-2 नंबर का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको आप लिखते हैं ना, तो 50 वर्ड यानी कि अधिकतम 50 शब्दों में आंसर देना है। यानी कि जब 2 नंबर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 50 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपको जब अभी पेपर करवाऊंगा तो आप देख पाएंगे। तो ये सेक्शन ए की बात रही। अब हम लोग देखते हैं भाग बी। भाग बी बोले तो सेक्शन बी की बात कर रहा है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन या 3 प्रश्न समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और तीनों क्वेश्चनों की बात कर रहा है तो प्रत्येक प्रश्न यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 अंक का होगा, यानी कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी के अंदर आपसे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 100 शब्दों में देना है, और मानचित्र जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है निर्देश के अनुसार देना है। यानी कि जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आपसे सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हैं तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। 100 वर्ड्स का लिमिट लगा दिया है कि कम से कम इतना 100 शब्दों में तो लिखना ही लिखना है, 100 वर्ड में तो लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ बोल रखा है कि जो आपका मानचित्र आधारित प्रश्न होगा, मैप वाले क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, आपको निर्देश दे रखा है, तो उस आधार पे आपको करना है मैप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भाग सी की बात कर रहे हैं, यानी सेक्शन सी की बात कर रहा है। इसमें 6 अंक के 2 प्रश्न है, यानी कि 6-6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन इसमें आपसे सेक्शन सी के अंदर पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 170 शब्दों में देना है। ठीक है, यानी कि जो 6-6 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा ना, 6 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर जब आप लिखते हैं तो 170 वर्ड्स यानी कि 170 शब्दों में तो कम से कम आपको आंसर लिखना ही लिखना है। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस था बच्चों, सामान्य निर्देश जिसको आप कह सकते हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है टर्म 2 के अंदर, उसके लिए। इंग्लिश में भी रीड करना चाहें तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, और आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो रीड करना। चलिए अब अपने फाइनल जो हमारा पेपर है इसकी तो और बढ़ चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए, जिसको अनुभाग ए आप कहेंगे। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हिंदी में देखेंगे, देन इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन होगा और इंग्लिश में कैसे आंसर लिखना है वो भी देखेंगे। ठीक है, हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो आपको पता है आसियान जो है, आसियान अलग है और आसियान क्षेत्रीय मंच अलग है। ठीक है, बेसिकली ये जुड़ा किससे है? तो आसियान नाम का आपका एक संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है आसियान तो ठीक है, लेकिन आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो जो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी ये 1994 में की गई थी, 1994 में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था आसियान के जो सदस्य देश है, यानी कि जो मेंबर कंट्री है ना, उनकी सुरक्षा व उनकी जो विदेश नीतियां हैं, फॉरेन पॉलिसीज है, उसमें तालमेल बनाना था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके इंग्लिश में आप इस तरह से देख सकते हैं, इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इन विच ईयर वाज द आसियान रीजनल फॉर्म established, what was the purpose of its establishment। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, काफी डिमांड थी, इसलिए मैंने आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। और आपको जो अब सैंपल पेपर्स देखने को मिलेगा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम आपको 17 पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप यहाँ नीचे चलेंगे तो आपको एक क्या देखने को मिलेगा, एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आपको अथवा चॉइस है आपके सामने कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मतलब होता है हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन पूछता है उसका। तो चलिए इसके जो चॉइस में यानी अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझते हैं। क्या पूछ रहा है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था, ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? यानी आज की जो चाइना की इकोनॉमी है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से, कंट्रोल्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उस तरह उससे किस तरह अलग है? तो आपको पता होना चाहिए 1972 में चीन ने आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया था। 1972 से पहले दुनिया का कोई भी देश चीन में जाकर के इस तरह से अपना सामान नहीं बेच सकता था। ठीक है, पूरी तरह से उसने अपने आप को लॉक कर रखा था कि भाई हम अपने देश के ही सामान को बढ़ावा देंगे, बाहर के देश के चीजों को नहीं आने देंगे। लेकिन आज की चीन का जो उद्देश्य है ना, वो विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। यानी कि आज का जो चीन है ना,
उसका जो अगर हम लोग उद्देश्य देखें, चीन की अर्थव्यवस्था जो है या चीन का उद्देश्य देखे, उसका मोटिव देखे, तो वो ये है ना कि जो विदेशी पूंजी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके अपने देश में। चाइना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग आए और चीन में अपना फैक्ट्री लगाए, जो कि हो भी रहा है। और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें ये लोग और ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाए। ठीक है, उच्चतर उत्पादकता मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को बने और ये बेचे। जैसे कि आप देखते भी होंगे ये लोग अपना सामान बहुत कम रेट में पूरी दुनिया में बेचते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप, जिसमें से ज्यादातर बच्चे ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी ये सब फोन यूज करते होंगे, तो ये सारे मेड इन चाइना है और ये चाइना की कंपनियां है। ठीक है, तो ये कुछ इसका बेहतर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। उसी के आगे चले तो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा आपसे कि हाउ इज टुडेज चाइनीज इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि गठबंधन सरकारों के उदय के कोई दो कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार का उदय कब होता है? जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर हो जाना। जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राजनीतिक दल है, ठीक है, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जब वीक पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तब गठबंधन सरकार बनती है। आप जैसे कि देखेंगे 2014 से पहले पूरी जो 1990 के बाद देखेंगे, 1990-91 के बाद पूरी गठबंधन का दौर चला था 2014 तक। और 2014 में जब हमारा बीजेपी आ गया, तब देखेंगे बीजेपी अभी तक राज कर रहा है, पूर्ण बहुमत से एक तरह से कह सकते हैं वो राज कर रहा है। अभी गठबंधन का दौर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये लेकिन 2014 से पहले आपको गठबंधन की राजनीति देखने को मिली थी। तो वो क्यों होता है, गठबंधन सरकार उदय क्यों होता है, मतलब गठबंधन की सरकारें क्यों आ जाती हैं? तो इसलिए आती है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं, सबको किसी को पूर्ण बहुमत, पूरे वोट नहीं मिल पाते। अगला है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जो महाराष्ट्र में आज के टाइम पे शिवसेना की सरकार है, तो एक टाइम पे वो बहुत क्षेत्रीय लेवल की गवर्नमेंट थी, पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दबदबा बढ़ा और वो क्षेत्रीय लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक भी आई है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो सरकारें हैं वो उनका पूरा दबदबा इसलिए नहीं देखने को मिलता है, पूरे वोट्स इसलिए भी नहीं मिलते हैं उनको, और उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, गठबंधन की सरकार का उदय होता है क्योंकि जो क्षेत्रीय लेवल का, रीजनल लेवल का जो पार्टीज है वो आगे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे, 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे और इस तरह से आपको यहाँ आंसर लिखना है बच्चों। ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? उत्तर आपको लिखना है। यानी कि जो हमारा कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो उसके बाद भाई देखिए 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बन गया, लेकिन भाई इसमें चुनाव भी तो कराना है, देश के अंदर चुनाव भी तो कराना है, इलेक्शन भी तो कराना है। तो उसी चुनाव को कराने के लिए जब पहला हमारा चुनाव हो रहा था, तो जो चुनाव आयोग था ना उसको स्टार्टिंग में कौन कौन सी चुनौतियां फेस करनी पड़ी, चैलेंजेस सामने आए, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसके सामने। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन सी चुनौतियां थी। ये क्वेश्चन है आपका। तो पहली चुनौती थी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना, कि भाई जो भी इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। ठीक है, किसी का दबदबा देखने को ना मिले कि भाई हाँ ये जो है सो कि लोग ज्यादा अमीर है, ये लोग क्या किए कि वोट खरीद लिए और अपना जो है पार्टी बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्ता में नहीं आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट। और निष्पक्ष चुनाव हो, किसी के पक्ष में आकर के चुनाव ना हो कि मान लीजिए ये ए है, ए पार्टी है, या बी पार्टी है, ये सी पार्टी है और ये डी पार्टी है। ठीक है, तो जैसे चुनाव आयोग के कर्मचारी ए से ना मिल जाए और पूरी तरह से ए का समर्थन ना कर दे और इसी को सत्ता में ना ले आए, जो हमारी सत्ता है उसमें ना ले आए, निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग जब ध्यान दे तो ए पर भी उतना ही ध्यान दे, बी पर भी उतना ही ध्यान दे, सी पर भी और डी पार्टी पर भी उतना ही ध्यान दे, निष्पक्ष हो। ठीक है, इस तरह से चुनाव हो हमारा। उसके बाद अगला है बच्चों, अगला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। ठीक है, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन क्या है इसको समझिए बच्चों एक बारी। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं आपको।
ओके, तो इसको समझिए जैसे कि मान लीजिए ये 2 राज्य हैं, ये और ये 2 राज्य हैं, ठीक है? तो सीमांकन करना कि भाई ये राज्य यहाँ तक खत्म होता है तो इस राज्य के लिए अलग से चुनाव होगा, यहीं तक चुनाव होगा हमारा, ठीक है? उसके बाद ये राज्य दूसरा है, ये राज्य ए है, ये राज्य बी है, तो ये राज्य क्या है? ये राज्य बी है। तो इस राज्य का अलग चुनाव होगा। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि जो चुनावी क्षेत्र है ना उसका सीमांकन करना, सीमाएं तय करना कि किस तरह से सीमाएं होंगी उसकी। ठीक है? अगला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता सूची बनाने में समस्याएं आई थी। मतदाता सूची यानी कि जो वोटर आपको, अगर आप 18 साल से ऊपर है और आपने वोट दिया है, कई बच्चे होंगे 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि जब चुनाव होता है उससे पहले जो हमारा मतदाता सूची आता है हमारे सामने, जिसको आप वोटिंग लिस्ट भी कहते हैं, इसका इंग्लिश होगा यहाँ पे हाँ वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है? तो वोटर लिस्ट की कौन कौन से लोग वोट देंगे, तो उसमें बनाने में बहुत दिक्कत आया था चुनाव आयोग को, क्योंकि जब वो वोटर लिस्ट बनाने जा रहे थे तो पहले पता है कैसे नाम लिखवाया था लोगों ने? फलाना की बेटी फलाना, अरे रामू काका की बेटी तो रामू काका की बेटी का नाम तो अलाना है, ठीकना है, फलाना है, इस तरह से। तो अलाना की बेटी फलाना, फलाना की बेटी ढिकना, इस तरह से नाम लिखवा गया, जिससे कि जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची बनाई चुनाव आयोग ने उसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो एक ये भी समस्या आप लिख सकते हैं, चुनाव जब आयोग को स्टार्टिंग में चुनौतियां फेस करनी पड़ी, ठीक है? अगला है साक्षरता, कह सकते हैं उसका निम्न स्तर होना, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग थे आज के टाइम पे। वेल एजुकेटेड लोग जो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं उतने एजुकेटेड लोग नहीं थे उस टाइम पे, जिस कारण से क्या हुआ कि चुनाव करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब चुनाव करवाने में चुनाव आयोग को। तो इस तरह से आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं हिंदी में। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वेयर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन द बिगनिंग, ठीक है? मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में जो इलेक्शन कमीशन था, चुनाव आयोग था, उसको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी जिससे उसको आगे चुनाव करवाने में दिक्कत होता। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स थी उसके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि भारत और मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है, ये आपको लिखना है। आपको पता है भारत एक देश है, हमारा प्यारा भारत, दूसरा मालदीव भी एक देश है, ठीक है? ये एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश बोले तो आइलैंड कंट्री, इस तरह से आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ इसके समुद्र है, इस तरह से समुद्र के कह सकते हैं बीच में ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? कौन सा? मालदीव, ठीक है? मालदीव और इंडिया, ये दोनों देशों के जो संबंध है, क्या है? संबंध, ये कैसे हैं ये हमें बताना है, ठीक है? तो उनके बारे में हम लोग थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। संबंध कह लीजिए या सहयोग क्षेत्र कैसे क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो वही है कि भारत में मालदीव के भारत जो है ना उसने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग जो है उसमें सहायता की है, ठीक है? तो अगर हम लोग सहयोग क्षेत्र की बात करें, संबंध तो वैसे काफी अच्छे हैं हमारे भारत और मालदीव के, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग बात करें सहयोग क्षेत्र की, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है हमसे सहयोग क्षेत्र, ठीक है? ये आप देख सकते हैं सहयोग क्षेत्र कैसा है दोनों देशों के बीच में। तो भारत क्या है ना, मालदीव और भारत का काफी अच्छा संबंध है। भारत ने मालदीव के लिए काफी अर्थव्यवस्था से कह लीजिए यानी आर्थिक रूप से काफी विकास किया है मालदीव का, ठीक है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हुआ है मालदीव का, उसके अंदर भारत का एक कह सकते हैं क्रिटिकल रोल आपको देखने को मिलेगा। पर्यटन की बात करें तो भारत से कई लोग जो है घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, जिससे कि भारत से मालदीव जाते हैं, जिससे कि जो मालदीव की अर्थव्यवस्था है ये आपको ऊपर देखने को मिलेगी। उसके बाद मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग मतलब अब जाहिर सी बात है मालदीव क्या है, मैंने आपको बताया था समुद्र के बीच में एक टापू वाला देश है, यानी कि आइलैंड वाला कंट्री है। तो जाहिर सी बात है ये आसपास से मछली पकड़ेगा। तो जो मत्स्य उद्योग है इनका, यानी कि मछली का उद्योग जो है, ठीक है, उसके अंदर भी भारत ने बहुत सहायता की है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत और मालदीव के बीच जो हमारा किन क्षेत्रों में सहयोग है, तो भारत और मालदीव ने 2020 में 4 समझौते किए हैं। खेल व युवा मामलों पर भी दोनों देशों में सहयोग देखने को मिलता है। तो 2020 में 4 समझौते किए हैं ताकि दोनों देशों के संबंध और अच्छे हो सके विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है? और खेल व युवा मामलों में, यानी कि जो हमारे स्पोर्ट्स का मामला है और जो हमारा यंगस्टर्स का मामला है, इसमें भी दोनों देशों के बीच में सहयोग देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इन इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन
आपको जो है सो कि और आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम आपको 17 जो है सो कि प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए वो प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बूम से ऊपर उठा देता है, ठीक है, यानी बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच का जो है सो कि कह सकते हैं क्यों प्रतिरोध किया। तो देखिए क्यों प्रतिरोध किया मुंबई प्रतिरोध 2004 ने। तो अलोकतांत्रिक तौर तरीकों तथा साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धन पर इसकी निर्भरता जो थी ना उसको उजागर करने के लिए जो है सो कि मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच जो है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम इस जो है सो कि इसका ऊपर प्रतिरोध किया था। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हिंदी इंग्लिश वाले सभी समझ जाएंगे कि बामसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और बामसेफ जो है इस शब्द का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है बामसेफ का। तो 1978 में बामसेफ हमारा इसका स्थापना हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था। और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के अंदर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन कि 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध जो है किस आधार पर किया गया। तो 1999 का सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था ना, उसका विरोध का मुख्य कारण था कि आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश है ना उनके द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना, ठीक है। मतलब कि जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली बहुत जो ताकतवर देश है, ठीक है, जैसे कि यूएसए हो गया आपका, क्या हो गया, यूएसए हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए और भी देश है, फ्रांस हो गया आपका, ठीक है, जर्मनी हो गया। तो ये आर्थिक रूप से ताकतवर देश है, तो ये लोग व्यापार के ना अनुचित तरीके अपनाते हैं। तो इसी का जो है सो कि कह सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए 1999 में जो हमारा विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी ना, इसका विरोध का मुख्य कारण था आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश है उनके द्वारा जो व्यापार के अनुचित तरीके जो अपनाए जाते हैं ना उसका विरोध करना था। इसीलिए मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किया गया था। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी एक बार देख लीजिए, 7वें क्वेश्चन का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश में आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ये रहा आपके सामने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन कि आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है, तर्क सहित आपको लिखना है, ठीक है। तो वैश्वीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, आपको पता होगा। हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण होता क्या है कि किसी भी वस्तु जैसे कि इस तरह से चीजों का या सेवाओं का, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में आदान या प्रदान जो है या प्रवाह कह सकते हैं, वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए चाइना नाम की कंट्री है जो कि कोरोना फैलाती है और ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया बोले तो, ठीक है। भारत में आप चाइना की एमआई नाम की कंपनी है, ठीक है, एमआई नाम की कंपनी का मोबाइल बनता है। तो इस एमआई नाम की कंपनी का जो फोन आता है, क्या आता है, फोन आता है, तो इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, अपना माल हमें बेचता है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम भी अपना माल बेचते हैं भाई, हम भी अपना बहुत सारा चीज बेचते हैं चाइना को, ठीक है। इसी प्रकार से पूरी ही जो दुनिया है, पूरी ही जो हमारी धरती है आज के टाइम पे, ये इस पे जितने भी देश है सभी देश ऑलमोस्ट वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं। और एक देश दूसरे देश को टेक्नोलॉजी भी बेचता है, चीजें भी बेचता है, और जो चीज उसको बेचने लायक लगता है दूसरे देश को खरीदने लायक लगता है, सब खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा कि आपके विचार में, यानी कि हम लोग जो हाउ डिड यू थिंक, कि हमारे विचार में जो वैश्वीकरण है उसने विकासशील देशों को, विकासशील देश मतलब डेवलपिंग कंट्री जो है हमारा, उसको किस प्रकार लाभप्रद रहा है, ठीक है। विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण किस प्रकार लाभप्रद रहा है, यानी कि फायदा किस तरह से पहुंचाया है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं उत्तर
कि विकास में अहम योगदान देखने को मिला है। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल विकास हुआ है, उसके अंदर अहम योगदान देखने को मिला है वैश्वीकरण का। और उसके बाद आप लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी तक पहुंच में आसानी आपको देखने को मिली है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो 2016 या 15 से पहले जाएं तो किसी के हाथ में भी जो है एंड्रॉइड फोन 4G देखना बहुत मुश्किल था। ठीक है, और 4G फोन में भी अच्छे फोन जो आते हैं ना वो देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही जियो आया और वैश्वीकरण के कारण हमारे देश में इतना ज्यादा चीजें आ गई कि आज के टाइम पे देखिए हम लोग इतनी तरह तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एप्पल के फोन यूज कर पा रहे हैं। भाई एप्पल हमारे यहाँ का थोड़ी ना है, वो तो यूएसए का है, लेकिन फिर भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी मिल गई ना हम लोगों को। क्यों मिली? क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये 2.2 नंबर में आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस तरह से वैश्वीकरण ने जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको सहायता प्रदान की है। तो ये इंग्लिश में मीडियम में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और आंसर की बात करें तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। इजी ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से ईज ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपको आंसर बच्चों लिखना है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों अनुभाग बी, बोले तो सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, इसमें आपसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या पूछ रहा है कि पार्टी के भीतर, 9वां क्वेश्चन है कि पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी कि जो पार्टी के भीतर भी हमें क्या देखने को मिलता है? गठबंधन देखने को मिलता है। तो इसका जो हमारा भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ उदाहरण देने हैं। जैसे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं उत्तर में कि प्रथम आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में दिखाई दी थी। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। वर्तमान में भी विभिन्न पार्टियों के बीच आंतरिक गठबंधन दिखाई देता है। आज के टाइम पे भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिसके अंदर इंटरनली देखा जाए तो गठबंधन देखने को मिलता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। जहां भारतीय लोकतंत्र के हित में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दों पर भी मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपनी नीतियां नहीं बदलते हैं। ठीक है, यानी कि सभी मिलजुल करके रहते हैं और एक कुछ कुछ चीजें होती है जिसपे सबका ही सहयोग रहता है, और अपनी जो नीतियां हैं, रूल्स वगैरह है, उसको नहीं बदलते हैं ये पार्टियां। ठीक है, तो आज के टाइम पे भी आंतरिक लेवल पे देखा जाए तो कई पार्टी के अंदर इंटरनली आपको गठबंधन देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे। इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पूछेगा आपसे तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ अलायंस विद इन द पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश में बच्चों आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है इस क्वेश्चन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर इंग्लिश में आंसर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के क्या परिणाम हुए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बारी पूछा जाता है। तो देखिए जो मंडल कमीशन था, ठीक है, तो उसकी जो सिफारिशें थी उसको लागू किया गया, तो उसके हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले। ठीक है, व्हाट वेयर द रिजल्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखिए, तो वही है, इसकी सिफारिशें जो थी उसको लागू करने के क्या परिणाम निकले, रिजल्ट क्या निकला। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो उत्तर भारत भारत जो था हमारा, उसमें हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्रों द्वारा हड़ताल किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान आदि शामिल था। ठीक है, जैसे ही मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने के जैसे कि प्रयास किए गए, लागू किया गया एक तरह से कह सकते हैं, तो हमें भारत के अंदर जो हिंसक प्रदर्शन, खास करके जो उत्तर है, यहाँ पर अब हम बात करें उत्तर भारत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, उत्तर भारत जो है आपका, उसके अंदर जो है सो कि हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों द्वारा, जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा हड़ताल किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, सरकारी संपत्ति, जो गवर्नमेंट की बस है, गवर्नमेंट के जो दफ्तर है, वहां उनको नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है, बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई। जो बेरोजगार युवा थे, अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, और साथ साथ जो छात्र थे उनके द्वारा जो है आत्महत्या, सुसाइड तक किया गया था, सोचिए। उसके बाद है कि इसमें समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। ठीक है, मतलब इसे जो था, समानता का जो सिद्धांत होता है ना हमारा, उसके खिलाफ माना गया था। अगर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशंस रिकमेंडेशंस।
ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा आपका और इस तरह से आप आंसर उसका लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों मैप वाले क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन जो होगा आपका मैप वाला होगा। मैप में देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में ए बी सी डी से 4 जो देश है उनको दर्शाया गया है। जो हमारा मैप है, यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो नीचे आपको मैप देखने को मिलेगा, ये देखिए ये हमारा मैप है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ए से एक दिखाया हुआ, बी, यहाँ पर नीचे साइड में देखेंगे तो सी है आपका और डी है। इस तरह से 4 जगह दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा उसके आगे कि दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान करनी है और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखना है। तो आपको जो है सो कि इस तरह से लिखना होगा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। यहाँ पर देखिए ये तालिका में दिया हुआ है ना, मैंने तो पूरा आंसर आपका लिख दिया है, ये खाली होगा आपका। ठीक है, संबंधित अक्षर होगा, राज्य का नाम खाली होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर अपने जो आपका आंसर शीट मिलेगा ना उसमें भरना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है आपसे। 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी, ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा कि इस तरह से 1987 में कौन सा ऐसा कंट्री था जिसके अंदर पीस कीपिंग फोर्स जिसको कहते हैं उसको भेजा गया भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो वो था बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका के अंदर भेजा गया था। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है इसका संबंधित अक्षर कौन सा है, सी, मैप में देख लिया हमने, और जो राज्य का नाम है वो श्रीलंका। ऐसे आपको अपना आंसर शीट में लिखना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वह देश जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है। ठीक है, इंग्लिश में है कि वो कंट्री जो है द कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया चलो ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपको यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश, आपने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी में यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर डी है हमारा मैप के अंदर जो दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका आएगा बांग्लादेश, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से उठाना है आपको और ये डी यहाँ लिख देंगे हम लोग। फिर पूरब चलो नीति का हिस्सा कौन है, वो है बांग्लादेश। अगला है तीसरा क्वेश्चन मैप का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि दक्षिण एशिया जो है उसके चारों तरफ से भूमि से घिरा देश कौन सा है। ठीक है, कंट्री जो है वो सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड ऑफ साउथ एशिया। तो जाहिर सी बात है नेपाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए वाला जो हमारा ये संबंधित अक्षर है ये वाला होगा। ठीक है, नेपाल जो है ना चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उसका संबंधित अक्षर ए होगा हमारा और आंसर होगा राज्य का नाम नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन हमारा मैप का आखिरी क्वेश्चन कि वह देश जिसकी पन बिजली की बड़ी योजना में भारत का योगदान है। ठीक है, द कंट्री हुज मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स आर इंडियाज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो है आपका भूटान। भूटान किधर साइड में आ जाएगा, ये बी वाला भूटान है आपका इधर साइड में, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की होती है। ठीक है, तो जो आपका चौथे का आएगा संबंधित अक्षर मैप के अंदर बी है, आपने देख लिया, और आंसर है इसका राज्य का नाम आप भूटान लिख सकते हैं। देश को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की ओर। अब इसमें से आपसे 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अनुभाग सी भी आप इसको कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन सी भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जो चीन की नीतियां रही है ना, आर्थिक नीतियां बोले तो जो इकोनॉमिकल कह सकते हैं, इकोनॉमिक की जो उनकी पॉलिसी रही है। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी की पॉलिसी जो रही है उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं चाइना के अंदर। ठीक है, क्या क्या देखने को मिला है, देखिए चीन में जो बेरोजगारी है ना उसके अंदर वृद्धि हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ गई है चीन में। कहने को चीन पूरी दुनिया का फैक्ट्री है आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी चीन में आज के टाइम पे बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि भाई आबादी इतनी है आपकी। अगला पॉइंट है कि लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है चीन के अंदर आज भी। आज के टाइम पे भी देखा जाता है कि बहुत से लोग, यहाँ डेटा तो आपको दे ही दिया, 10 करोड़ की आबादी जो कि रोजगार की तलाश में है कि उनको कोई रोजगार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए।
ठीक है। अगला है कि महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात जो है वो खराब है। जो वहाँ पे लेडीज काम करती है, महिलाएं काम करती हैं, फीमेल्स काम करती है ना, तो वो खराब दशाओं में काम करती हैं वो, ठीक है ना। अगला है पर्यावरण को नुकसान हुआ है। चाइना की जो इकोनॉमी की पॉलिसी रही है ना, उससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ है। चाइना की इकोनॉमी की पॉलिसी क्या है पता है भाई? कुछ भी करो तुम, पैसा आना चाहिए, दुनिया का नंबर 1 देश बना के दिखाना है, तुम कुछ भी करो, हमारी जनता भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारी जनता का जो फ्रीडम है वो छीन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार ना मिले जनता को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अपने देश को आगे लेके जाना है। तो ऐसी पॉलिसी ना हमारे यहाँ पे कभी नहीं आ सकती, ठीक है। अगला है आपका भ्रष्टाचार में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। चाइना के अंदर जो करप्शन है ना वो भी बढ़ा है। अमीर और गरीब के बीच जो है फासले में वृद्धि हुई है, अमीर और अमीर होता गया है, गरीब और गरीब हो गया है। तो इस तरह से जो चीन की आर्थिक नीतियां है ना, उसका हमें नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको यहाँ लिखना है। आंसर आप पूरा पूरा इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, तो वो ज्यादातर या तो सब हेडिंग में और बता रहा हूँ मैं आपको, या तो 1 या 2 लाइन में बता रहा हूँ। अगर 6 लाइन का क्वेश्चन है ना, तो कोशिश करना है आपको 2 पेज, ठीक है, या कह सकते हैं 2.5 पेज जो है सो कि 1/2 इस तरह से 2.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है। मैंने भी 100 में से 95 इसीलिए ला पाया था क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है। लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है ना, पहले तो वो कमजोर रहेगा ही नहीं। अगर 17 वीडियोस हमारे देख लेगा, सैंपल पेपर जो हम लोग डालने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं उसके, तो लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो जितना आ रहा है ना भाई लिख के आओ। पेपर छोड़ना नहीं है। क्या है? छोड़ना आपको पेपर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप चलते हैं अपने वापस से क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन था और इसका आंसर इस तरह से आप देख ही सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, कि भारत में दक्षिण पंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, वर्णन आपको करना है, ठीक है। जो जो भारत के अंदर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के अंदर जो दक्षिण पंथी लोग हैं, ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वामपंथी होता है, एक दक्षिण पंथी होता है। तो जो दक्षिण पंथी वाले लोग हैं, ये वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं या आलोचना क्यों करते हैं, एक तरह से किन आधारों पे करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो उदाहरण कह रहा हूँ, उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण पंथी जो है ना, राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य की भूमिका में वृद्धि करने का समर्थन करते हैं। यानी कि दक्षिण पंथी लोग ये कहते हैं कि भाई जो राजनीतिक क्षेत्र है, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा एरिया है ना, उसके अंदर राज्य की भूमिका बढ़नी चाहिए, यानी कि पूरे देश की ओवरऑल जो भूमिका है ना वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है कि आर्थिक क्षेत्रों में दक्षिण पंथी जो है ना वो संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में दक्षिण पंथी अपनी संस्कृति की सुरक्षा का समर्थन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें संरक्षणवाद मतलब कि अपने डोमेस्टिक जो आपके उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उनको ज्यादा बढ़ावा दो, बाहर के उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा ना दो। और साथ साथ बोलते हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना, उसको भी सुरक्षा करने का जो है सो कि समर्थन करते हैं कि भाई उसकी भी सेफ्टी रखो, सुरक्षा रखो, बाहर की संस्कृति के साथ मिलने मत दो। इसीलिए इन्हीं बेसिस पे जो दक्षिण पंथी वाले लोग हैं, ये वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं या कह सकते हैं आलोचना करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से, और आंसर ये रहा आपके सामने। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में, अगर ये सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है, विश्लेषण करना है आपको, एनालाइज करना है आपको कि जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ठीक है, 1975, यहाँ 175 नहीं, 1975 है ना। 1975 में जो भारत के अंदर आपातकाल लगा था, किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। तो इसको भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय भी कहते हैं, ठीक है, या कह लीजिए इसको एक
काला धब्बा भी कहा जाता है भारत का जो हमारा लोकतंत्र रहा है ना उसके ऊपर, हमारी जो डेमोक्रेसी रही है ना उसके ऊपर। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ज्यादा अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको जो बुलेट पॉइंट से एक तरह से कह लीजिए शॉर्ट में बता दिया है इसका आंसर कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखे जाने के निम्नलिखित कारण है। पहला, मौलिक अधिकारों का जो है सो कि स्थगन किया गया था, यानी कि एक तरह से मौलिक जो अधिकार है उनको छीनने का प्रयास किया गया था। जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी कि भाई आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी फ्रीडम थी उस पर रोक लगा दी गई थी। सरकार द्वारा जो है सो कि नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया कि दबा के नसबंदी करो भाई आबादी कम हो जाएगी, बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी मीसा का दुरुपयोग करते हुए, ठीक है। जो विपक्षी नेता थे, जो रूलिंग पार्टी के दूसरे नेता थे, मतलब विपक्षी दलों में थे, उनकी गिरफ्तारी की गई कि भाई दबा के इनको गिरफ्तार करो और रख लो। उसके बाद अगला है कि पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑफिसर्स थे, चाहे पुलिस अधिकारी हो गए, आईएएस आईपीएस, बहुत सारे जो गवर्नमेंट लेवल के ऑफिसर्स थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब लग गया है भाई देश के अंदर, तो लग गया 1975 में आपातकाल, ठीक है। अब आपातकाल में क्या है, सरकार तो सुननी नहीं है किसी की, सारे अधिकार तो बंदों के छीन लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो भी पुलिस अधिकारी थे या फिर नौकरशाही लोग थे, इनके द्वारा जो भी इनको शक्तियां प्राप्त थी ना उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे, दबा के जो मन में आ रहा था वही करे जा रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से भारतीय जो लोकतंत्र के इतिहास में जो हमारा आपातकाल रहा है ना उसको एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में अगर आपसे पूछेगा तो कुछ इस तरह से आएगा आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई इमरजेंसी सीन एज अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एनालाइज, यानी कि विश्लेषण करना है, ठीक है। तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे आंसर्स इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और बढ़ा चढ़ा करके मैं बोल रहा हूँ ना, जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लिखना है आपको। जिन बच्चों को कम भी आता है ना वो भी जो आता है मन में लिखिए, लेकिन लिख के आइए। पॉलिटिकल का पेपर बिल्कुल खाली छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा दे दिया, चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये 13वें के अथवा में कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं, अपने जो विचार है उसको व्यक्त करनी है, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता हुआ है, जब हमें आजादी मिली है भारत को, तो उसके बाद से जो भारतीय राजनीति है यानी इंडियन पॉलिटिक्स की जो व्यवस्था है पूरा का पूरा, उसके अंदर कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में एक ही वंश का कह लीजिए, एक ही पार्टी का शासन रहा है, आपको पता ही होगा, कांग्रेस पार्टी, और गांधी परिवार पूरा लीड करता था उसको। उसके बाद देखिए क्या देखने को मिला है, आपातकाल के बाद दूसरी पार्टी का सत्ता में उभार देखने को मिला। जाहिर सी बात है भाई, उसने आपातकाल लगा दिया तो क्या हुआ कि सत्ता के अंदर दूसरी पार्टी आई, जनता ने क्या किया, उसको हटा दिया, कांग्रेस को। अगला पॉइंट है बच्चों कि 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। यानी कि अगर हम बात करें 1989 के बाद से, तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है उसके अंदर आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो गठबंधन पार्टी होती है ना, वही देखने को मिली, गठबंधन की सरकार देखने को मिली हमें। लेकिन 2014 के बाद से दोबारा से एक दल को जो है बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी गठबंधन सरकार बनाई है। 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने भी गठबंधन सरकार बनाई है। इसे एक अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया है, ठीक है। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में भी एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है, जो एक दलीय नेतृत्वशील गठबंधन के साथ या कह लीजिए स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशाली गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है, ठीक है। यानी कि कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली कि पहले गठबंधन का दौर जब चला उस टाइम पे गठबंधन का मतलब अलग था, लेकिन 2014 के बाद भी हमें गठबंधन देखने को मिला, लेकिन वो उसके अंदर थोड़े से बदलाव करके आज के टाइम पे गठबंधन देखने को मिलता है, जिसमें जो दल जो जैसे बीजेपी है तो वो एक लीडिंग गवर्नमेंट है जो कि अपना कोई भी फैसला लेने से पहले डरती नहीं है, लेकिन
जो पहले के गठबंधन की सरकारें होती थी उसमें कोई भी फैसला लिया जाता था तो वो बहुत डरते थे। उसमें जो आपका प्रधानमंत्री होता था वो एक कठपुतली होता था। लेकिन आज के टाइम पे भी गठबंधन का दौर चल रहा है, एक तरह से माना जाता है, लेकिन वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं है और वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें आपको एक्सप्रेस करने होंगे आपके व्यूज क्या क्या है इसके लिए, और इस तरह से आपको इंग्लिश में आंसर लिखना होगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था ये समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1। आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट वीडियो है, देखता हूँ ये जो मैंने आपको ये पहला पेपर करवाया है इस पे कितना लाइक आता है। 24 मई है ना, 24 मई 2022 तक, जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता है। ठीक है, और जितना ज्यादा लाइक आता है वही बात है कि हमारा क्या बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। तैयार हो जाइए एक हमारी बेहतरीन सीरीज के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको एक इस तरह का बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस के बाद करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे चैनल पे जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।